Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services. Myself Ankush Sharma. Students, लास्ट 2 लेक्चर्स में मिडिवल हिस्ट्री के हमने मामलुक डायनेस्टी तक जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया। हमने इल्तुतमिश को पढ़ा, बलबन को पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि किस टाइप से जलालुद्दीन खिलजी बलबन के बेटे कैकुबाद के बेटे कयूमार्स को हटाकर पावर को कैप्चर कर लेता है और इस टाइप से मामलुक डायनेस्टी का एंड हो जाता है और पावर खिलजीज के हाथ में आ जाती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो खिलजी पीरियड इंडिया में रहेगा ये रहेगा फ्रॉम 1290 टू 1320 और खिलजी पीरियड में सबसे फेमस जो रूलर है ये है अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, जब खिलजीज के हाथ में पावर आती है ना तो इसको बोला जाता है खिलजी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, वाई रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन वर्ड आप जब यूज करते हैं उस टाइम पर जब आप देखेंगे किसी इंसिडेंट, किसी इवेंट का इम्पैक्ट जो था वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था। सेकंड, जो चेंज हुआ, अगर मान लीजिए एक चेंज भी हो रहा है और वो चेंज ड्रास्टिक चेंज है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कोई चेंज हुआ, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, देन आप कहेंगे वो रेवोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि जो प्रिविलेजेस हैं नोबल्स के, किंग्स वगैरह के, उनको खत्म किया गया। तो बहुत बड़ा चेंज था फ्रेंच पीपल के लिए, तो दैट्स वाई हम उसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन हिस्टोरियन, अमेरिका की जो आजादी की लड़ाई है ब्रिटेन से, उसको बोलते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, बट हम यूज करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए स्टूडेंट। तो देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन वाई, बिकॉज अमेरिकन हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि अमेरिका जब उसे आजादी मिली ब्रिटेन से तो उसके बाद उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें एक वर्ड रखा सेकुलर। तो पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट आया सेकुलरिज्म वाला, और वो कहते हैं कि उन्होंने जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया था। पहले आप देखेंगे तो वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन था बट आपको पता है कि वो अनरिटन है। तो स्टेप से वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे, इंपैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। दैट्स वाई अमेरिकन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसी टाइप से जब खिलजी पावर में आते हैं तो उसको बोला जाता है खिलजी रेवोल्यूशन। भाई फर्स्ट पॉइंट, खिलजी स्टूडेंट, ये अगर हम देखें तो ये टर्क्स हैं, टर्क्स बोला जाता है, बट ये लो क्लैन ऑफ टर्क्स हैं, मतलब ये लो क्लैन से आते हैं और इनको बहुत इंफीरियर माना जाता था। तो इस टाइप का ग्रुप जो इंफीरियर माना जाता है उसके हाथ में पावर आ गई थी। अब आप बलबन को जरा याद करिए, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा बलबन वाला तो आप देख सकते हैं। तो बलबन को याद करिए, बलबन क्या कहता है कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को देखता हूँ, ऐसे पर्सन को देखता हूँ जिसका जो कुल है, जो क्लास है वो बहुत ज्यादा नीच है, वो वर्ड यूज कर रहा है बर्नी, नीच है, ठीक है, देन मेरा हाथ मेरी तलवार पर पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट अब ये देखिए कि बलबन तो इन बंदों को जो लोअर क्लैन से आते हैं, ठीक है, वो टर्क्स नहीं है, उनका ब्लड जो है टर्किश ब्लड नहीं है, तो उनको अच्छी पोस्ट भी नहीं दे रहा है। बट अभी खिलजीज के पास पावर आ चुकी है और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन था बहुत बड़ा। सेकंड, इससे पहले मामलुक डायनेस्टी के टाइम पर हम देखेंगे तो जो एरिस्टोक्रेसी होती थी उसमें टर्क्स होते थे। अभी खिलजीज के टाइम पर इवन स्टूडेंट हिंदूज को भी पावर दी जाएगी, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो एरिस्टोक्रेसी में हिंदू आएंगे वो आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और उनको बहुत ज्यादा जो है पावर दी जाएगी, अच्छी अच्छी पोस्ट दी जाएंगी। बट यस, खिलजीज के टाइम से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी और कुछ हिंदूज को भी इक्तदार बनाया गया था और उनको कुछ अच्छी कमांड दी गई थी मिलिट्री में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, कि रेवोल्यूशन क्यों था, बिकॉज अभी तक हमने देखा था दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट को ही मामलुक रूलर्स जो है वो कंट्रोल करते थे। राजस्थान में बार बार वो जाते थे, बट राजस्थान में स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या थी, राजस्थान वाले जो हमारे राजपूत हैं वो क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे अटैक करेंगे, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आपने कुछ टेरिटरी को गेन कर लिया, बट जैसे ही आप थोड़े वीक होंगे राजपूत फिर से अटैक करेंगे और अपनी टेरिटरी वापस ले लेंगे। इसलिए जो मामलुक रूलर्स थे वो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स को ही रूल कर सके थे। खिलजीज के टाइम के आप देखेंगे स्टूडेंट, जब खिलजीज आएंगे तो खिलजीज के टाइम पर हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया तक एक्सपीडिशंस करेगा और उसका एक कमांडर है जिसका नाम है मलिक काफूर, वो साउथ इंडिया भी जाएगा आर्मी को लेकर, और साउथ इंडिया तक के रूलर्स जो है स्टूडेंट उनको हराया जाएगा। और पहली बार हमें ये पता चलेगा कि साउथ इंडिया में अब कौन से रूलर्स रूल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हिस्टोरियंस ने इस पर रिसर्च ही नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर्स में। तो जिस टाइम पर ये एक्सपीडिशंस होंगे उस टाइम पर हमारे हिस्टोरियंस बताएंगे कि मलिक काफूर साउथ इंडिया में गया, वहां पर कौन कौन से रूलर्स थे तो उनको बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल बताया जाएगा कि कर्नाटका में होयसाल रूल कर रहे हैं, तेलंगाना में काकतीय रूल कर रहे हैं,
और एक्सट्रीम साउथ में, इसको आज की डेट में आप तमिलनाडु बोलते हैं, वहां पर पांडे रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें बताई जाएंगी। पहली बार जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने मुस्लिम पावर को फेस टू फेस देखा और उनकी लड़ाइयां इनसे होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये क्यों खिलजी रेवोल्यूशन था, बहुत बड़ा चेंज क्यों था। बिकॉज फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये लोअर क्लैन से आते हैं, प्योर टर्किश ब्लड नहीं है, और उन्होंने पावर को कैप्चर कर लिया खिलजीज ने। सेकंड पॉइंट, एरिस्टोक्रेसी जो थी उसमें अब आप देखेंगे केवल टर्क्स नहीं है, उसमें नॉन टर्क्स हैं, ताजिक्स हैं, उसमें इवन स्टूडेंट हम देखेंगे हिंदूज हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। तो उन सबको जो है पावर दी गई है और इनको पोस्ट दी गई है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी दी गई है। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का, और एक्सपेंशन मेन किसके टाइम पर होता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो 2-3 पॉइंट ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि यस, एक रेवोल्यूशन हुआ जब खिलजीज के पास पावर आती है। तो खिलजी जो डायनेस्टी है, इसका जो फर्स्ट रूलर है स्टूडेंट, इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कयूमार्स को हटाकर रूलर बन जाता है। जलालुद्दीन खिलजी स्टूडेंट, ये इसकी जो एज है ना इस टाइम पर वो थी 70 ईयर। यस, ये 70 ईयर का है। ये लिबरल था, बहुत ज्यादा लिबरल था, और उसका मानना था कि आप इंडिया को फोर्सफुली रूल नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में जो मेजोरिटी है वो हिंदूज की है। इवन स्टूडेंट, इसने हिंदूज को अलाउ कर दिया कि इसके पैलेस के बराबर में से जो रोड जा रही है वहां से हिंदूज अपना प्रोसेशन निकाल सकते हैं, और वो जैसे मान लीजिए ढोल वगैरह या नगाड़े होते थे, ठीक है, उनको वो बजा सकते हैं। उनको ये भी अलाउ कर दिया गया कि उनके जो भी फेस्टिवल है, फॉर एग्जांपल जैसे मूर्तियों को यमुना में लेकर जाना और उनको जो है वहां पर जो है विसर्जन करना उनका मूर्तियों का, आइडल्स का, तो वो भी उनको अलाउ कर दिया गया था। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी स्टूडेंट, जिसकी फेमस बुक है तारीख फिरोजशाही। तो जो भी राइटर्स हैं इंपॉर्टेंट मिडिवल पीरियड के, उसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊंगा सारे राइटर्स को। अभी आपको याद रखना है केवल जियाउद्दीन बर्नी, इसकी बुक है तारीख फिरोजशाही। उसमें वो बताता है, जियाउद्दीन बर्नी वो कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी किसी चीटी को भी नहीं मारना चाहता था, इतना लिबरल था। तो स्टूडेंट, इसने जो है ना, आप देखिए उस टाइम पर अगर आप इतने लिबरल बनेंगे देन आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होंगी ही होंगी, और ये हुआ। अब लोगों ने उस टाइम के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्होंने बलबन का पीरियड देखा था। बलबन एकदम से स्ट्रॉन्ग बंदा था, वो डिसीजन ले रहा था, अगर आपने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई तो आपको सीधे मार दिया जाएगा। बट इधर जो जलालुद्दीन खिलजी है वो एकदम से लिबरल है, तो कॉन्स्पिरेसी जो है वो होंगी, क्योंकि अभी ये लिबरलिज्म वाला आइडिया एज सच इंडिया में नहीं आया है। तो जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होती है, और अलाउद्दीन खिलजी जो इसका सन इन लॉ भी है स्टूडेंट और नेफ्यू भी है, ये इसको मार देता है। ठीक है, धोखे से इसको मार देता है। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टूडेंट देवगिरी पर अटैक किया, वहां से वो कुछ लूट का सामान लेकर आया। आप याद रखना, जो लूट का सामान होता है उसमें एक शेयर किसका होगा, तो एक शेयर होगा क्राउन का, और दूसरा शेयर होगा जो वहां पर लड़ने गए हैं ट्रूप्स। ठीक है स्टूडेंट, बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने कोई भी शेयर क्राउन को नहीं दिया, और सारा जो लूट का सामान था, जो भी चीजें उसको मिली थी, एलिफेंट, गोल्ड, ठीक है, कुछ जो है ब्यूटीफुल गर्ल्स को कैप्चर किया गया था, तो वो जो है अलाउद्दीन खिलजी किंग को नहीं देता है, कोई भी शेयर नहीं देता है। तो इस बात से जलालुद्दीन खिलजी नाराज था। इस बात का फायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक मैसेंजर को जलालुद्दीन खिलजी के पास भेजा और बोला कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो डरे हुए हैं, वो आपसे मिलना तो चाहते हैं बट वो डरे हुए हैं बिकॉज उन्होंने आपको शेयर नहीं दिया है जो उन्होंने सामान लूटा था उसमें। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने भतीजे से, या आप कह सकते हैं सन इन लॉ से, जिसको जलालुद्दीन खिलजी अली बोलता है, ठीक है, अली से मैं मिलने जाता हूँ। तो ये मिलने जाता है अली से। कारा में अली रहता है इस टाइम पर, कारा की एकता इसके पास थी अलाउद्दीन की, जिसको हम अली बोल रहे हैं। जलालुद्दीन मिलने जाता है स्टूडेंट। अब अलाउद्दीन ने फिर से अपने मैसेंजर को भेजा, बोला कि आप बहुत बड़ी फोर्स को लेकर आ रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डरे हुए हैं। तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी फोर्सेस को पीछे छोड़ दिया, 1000 ट्रूप्स के साथ आगे बढ़ता है गंगा रिवर के, ठीक है, गंगा रिवर से आगे बढ़ रहा है। फिर से इसने अपने मैसेंजर को भेजा है कि आपने 1000 ट्रूप्स क्यों लिए हैं, वो तो आपका वेलकम करना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं। तो इसने उनको भी छोड़ दिया और केवल अबाउट 5 to 10 बॉडी गार्ड्स के साथ ही मिलने चला गया। उसके बाद अली ने इसको जो है थोड़ा सा कहते हैं हक करना चाहा। जैसे इसने हक किया, अली ने इशारा किया और उसके एक ट्रूप ने, या आप कह सकते हैं सोल्जर ने, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। उसका बाद में सर काट दिया गया और उसका जो क्राउन है, जो स्टूडेंट आप कह सकते हैं जो मुकुट है जिसको चंदोबा बोला जाता था, वो उठाया और अलाउद्दीन खिलजी ने पहन लिया। बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी के सर से अभी जो है ब्लड टपक रहा था और वो कुछ ब्लड जो है वो मुकुट में, मतलब क्राउन जो है उसमें भी लग चुका है, बट अलाउद्दीन खिलजी ने इसी टाइप से उसको पहन लिया था।
ओके स्टूडेंट, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रूलर बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 1296 से लेकर स्टूडेंट 1316 1296 से लेकर 1316 अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड रहेगा। और इस पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे, ये डेवलपमेंट्स हमको समझने हैं। स्टूडेंट्स, जब अलाउद्दीन खिलजी रूलर बना तो उसने फील किया कि उसके अंगे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे हैं। इसमें से एक फेमस रिवॉल्ट हुआ था अकद खान का। अकद खान की रिवॉल्ट को सप्रेस तो कर दिया गया, बट अलाउद्दीन खिलजी ये फील करता है कि रिवॉल्ट्स क्यों हो रहे हैं। तो उसने देखा कि कुछ कॉजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और उसकी वजह से रिवॉल्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो उसको लगा वो ये था कि जो नोबल्स होते हैं उनकी पार्टीज होती हैं, इसमें वो एक दूसरे से मिलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते हैं, उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। तो इन चीजों को रोक दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस नहीं होंगे, ठीक है, अमंग नोबल्स। और अगर आपको जो है एक दूसरे के परिवारों में, घरों में शादियां करनी है तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। उसके बाद स्टूडेंट देखा गया कि अगर किसी के पास सरप्लस होता है, मतलब पैसा जो है उसकी नीड से ज्यादा है, तो वो सरप्लस हो जाता है। अगर किसी के पास सरप्लस है तो उसकी वजह से भी रिवॉल्ट्स होते हैं। तो सरप्लस को खत्म करने का ट्राई किया गया था स्टूडेंट की नीड के बराबर छोड़ा जाना चाहिए, सरप्लस को खत्म करिए। नेक्स्ट सोचा गया कि जो वाइन होती है ना, उसके नशे में भी लोग जो है कॉन्स्पिरेसी करने का सोचते हैं, तो वाइन के ऊपर बैन लगाया गया। और अलाउद्दीन ने जो बलबन का स्पाई सिस्टम था स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था, बलबन ने बहुत स्टूडेंट हम कह सकते हैं एक वाइब्रेंट जो है स्पाई सिस्टम बनाया था। उसमें जो स्पाई होते थे उनको हम बोलते थे बरीद। तो अलाउद्दीन ने उसको फिर से रिवाइव कर दिया इस डिपार्टमेंट को, और दीवाने बरीद जो था उसको बहुत ज्यादा पावर दी। और ये कहा जाता है, बर्नी बताता है कि इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे बरीद कि वो नोबल्स के, मतलब नोबल्स स्टूडेंट, इक्तादार नोबल्स, ठीक है, बेग, इनके घरों में जाकर भी झांक सकते थे कि ये अंदर क्या बातें कर रहे हैं। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बहुत ज्यादा पावर दे दी, और अलाउद्दीन खिलजी को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे स्टूडेंट हम देखेंगे तो जो रिवॉल्ट हो रहे थे उनको सप्रेस कर देता है, और फिर उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट जो है वो बंद हो जाते हैं। अब रिवॉल्ट तो बंद हो चुके थे, बट उसके सामने एक प्रॉब्लम और थी, और वो था मंगोल्स का अटैक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि चंगेज खान के अंडर में मंगोल से एक बहुत बड़ी पावर बनते हैं। मंगोल पावर बन चुके थे, बट चंगेज खान की डेथ के बाद स्टूडेंट हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में मंगोल कमांडर जो थे वो फैल जाते हैं और अलग अलग पार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। इंडिया के ऊपर जो मेन अटैक्स किए हैं वो मंगोल्स की चगताई, आप याद रखना, चगताई ग्रुप ने किए। इसको चिगताई भी बोला था, चिगताई ग्रुप या चिगताई जो एक प्रिंसिपालिटी है वहां से हुए हैं। तो स्टूडेंट मंगोल्स के अटैक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के रीन, ठीक है, रीन में सबसे ज्यादा हुए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो है स्टूडेंट, एक बार ऐसा भी हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने फोर्ट में छिपना पड़ा था, और जब उसकी आर्मी आई थी दोआब से, देन जो है ये मंगोल्स यहाँ से वापस जाते हैं। देन दिल्ली तक पहुंच चुके थे मंगोल। जो मंगोल्स इल्तुतमिश के टाइम पर, जैसे चंगेज खान आया, इल्तुतमिश के टाइम पर वो आगे नहीं बढ़ा और वो इंडस से वापस लौट गया था, वो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा था। बट मंगोल्स की हिम्मत अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब वो स्टूडेंट जो फ्रंटियर एरियाज में जो टाउन्स और सिटीज थे उनको प्लंडर नहीं कर रहे थे, ये पॉइंट आप याद रखिए। वो सीधे आगे बढ़ते थे और दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया था कि मंगोल जो है ये बहुत बड़ी थ्रेट बन चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएगा, और वो जो रिफॉर्म्स उसके हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक बहुत बड़ी आर्मी बनाए, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स हों। तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहता है। उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे के लिए और उसके ट्रूप्स कम से कम सैलरी में अच्छे से अच्छी लग्जरी लाइफ जो है जी सकें, उसके लिए वो मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को मिले, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी स्टूडेंट क्या लेकर आएगा, तो वो लेकर आएगा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो ये चीजें हमें समझनी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक्सपीडिशन होते हैं, बट एक दो एक्सपीडिशन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराऊंगा। आप याद रखिए स्टूडेंट, यूपीएससी में आज की डेट में लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अगर किसी किंग के या किसी रूलर के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रास्टिक चेंज आया था, तो वो आपको उस पर फोकस करना है, और यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हम लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स को समझेंगे अलाउद्दीन के, उसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स को समझेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि सुल्तान क्या करते थे, जो लैंड थी, जो भी एम्पायर था उसमें जो लैंड थी वो इक्तादार्स को दे देते थे। जब आपने लैंड को इक्तादार्स को दे दिया और इक्तादार वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, देन क्राउन लैंड, क्राउन लैंड को क्या बोला जाएगा, खालिसा लैंड। ये वर्ड आप याद रखेंगे। तो क्राउन लैंड का नेम था स्टूडेंट खालिसा लैंड।
तो खालिसा लैंड कम होती थी और इक्तादार्स की जो लैंड है वो ज्यादा होती थी। इक्तादार्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। फर्स्ट, इनको क्या करना था, जो इक्ता लैंड है वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। सेकंड, इनको क्या करना था, तो ट्रूप्स को मेंटेन करना होता था और लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में उसको भी मेंटेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो इक्ता लैंड है दोआब रीजन में, आप याद रखना दोआब, लाहौर से लेकर कारा वाला जो एरिया है, कारा किसको बोलते हैं, इलाहाबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर जो इक्तादार से उनको हटा दिया और ये जो लैंड थी इक्तादार की, इसको सीधे कन्वर्ट कर दिया खालिसा लैंड में। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अब ये लैंड जो है वो किंग की हो गई और इधर से जो रेवेन्यू आएगा वो सीधे किंग के पास जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब खालिसा लैंड में क्या करता है आगे, खालिसा लैंड में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट इस लैंड को इसकी पैमाइश कराई जाती है। वर्ड जो मिलता है वो है पैमाइश। पैमाइश मतलब मेजरमेंट। तो इसका मेजरमेंट कराया जाता है। मेजरमेंट कराने के बाद ये पता किया जाता है कौन सा बंदा, कौन सा पीजेंट है, वो कितनी लैंड को जो है वो कल्टीवेट करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट मिलेगा हिस्टोरियंस में। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो भी एरिया अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में था वहां पर उसने मेजरमेंट कराया था, बट कुछ कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है मेजर कराइए लैंड को। इसलिए आप याद रखना स्टूडेंट, हमें भी ये सही लगता है कि जो दोआब वाला रीजन है उसको इसने मेजर कराया और पता किया कि किसके पास कितनी लैंड है या कौन सा पीजेंट है वो कितनी लैंड को होल्ड कर रहा है और कल्टीवेट कर रहा है। इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट, तो इसने बहुत बड़ा एक काम कराया। नेक्स्ट क्या करता है, अब इस एरिया में टोटल प्रोड्यूस का 50%, तो टोटल प्रोड्यूस का 50% आपको गवर्नमेंट को देना है। अगर कोई फार्मर है, अगर कोई पीजेंट है, उसकी स्टूडेंट हम देखेंगे तो इस टाइम पर जो यूनिट है ना, जो यूनिट है लैंड की वो बिस्वा है। बिस्वा क्या है, तो बीघा अभी भी चलता है प्रेजेंट वर्ल्ड में या प्रेजेंट इंडिया में। तो बीघा का 1/20 पार्ट बिस्वा होता है। तो बिस्वा लैंड की यूनिट है। तो पर बिस्वा कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये देखा जाता था और किस फार्मर के पास, किस पीजेंट के पास कितनी लैंड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद देख लिया कि कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल। टोटल प्रोडक्शन का 50% लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, जो लैंड रेवेन्यू था वो प्रोड्यूस में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब जो भी प्रोड्यूस था, मतलब वीट है तो वीट में कैलकुलेट किया जाएगा, बाद में उसको कन्वर्ट किया जाएगा कैश में। और जो गवर्नमेंट थी वो प्रेफर करती थी कि आप लैंड रेवेन्यू कैश में दीजिए। ठीक है, इससे फायदा ये होता था, अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था, इससे फायदा ये होगा कि जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो जैसे ही जो है प्रोडक्शन हुआ, अपना जो भी उनके पास कमोडिटी है उसको वो बेचेंगे। किसको बेचेंगे, तो वो स्टूडेंट बेचेंगे उस टाइम के ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को बोलते थे बंजारास। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखना, बंजारा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। तो वो ट्रेडर्स को बेच देंगे और बंजारास उनको खरीद लेंगे। अब बंजारास की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो वीट या राइस वगैरह है, वैसे मेन वीट आप याद रखना स्टूडेंट, इसको दोआब रीजन से क्या ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, इनके पास ब्लॉक कार्ड्स होती थी, तो ये दोआब रीजन से इसको ट्रांसपोर्ट करके सिटीज तक पहुंचाएंगे। बिकॉज जो मुस्लिम रूलर्स हैं या मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिटीज में रहती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, विलेजेस में मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती है। वाई, बिकॉज आपने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं वो मेन आर्टिसेंस होते हैं। ठीक है, या फिर वो ऐसे काम करते हैं जो अर्बन एरियाज में ही पॉसिबल है। ठीक है, वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होते हैं। दैट्स वाई मुस्लिम पॉपुलेशन सिटीज में रहती थी। और सिटीज आप देखेंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है जब ये इन्वेडर्स आते हैं बाहर से। तो अब क्या होता है कि यहाँ से बंजारास जाएंगे दोआब रीजन से, और इस जो जो भी है वीट है या जो भी कमोडिटी है उसको ये ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। तो एक तरह से पूरा एक साइकिल चलता रहेगा कि ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से लौट कर आएंगे, दोआब से फिर से सामान उठाएंगे, फिर से कहाँ पहुंचा देंगे, दिल्ली में पहुंचा देंगे। तो एक पूरा साइकिल चलता था और ये स्टूडेंट सामान को ढोते रहते थे सिटीज की तरफ। तो अगर मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी हमारे प्रेसिडेंट्स को बोलता है कि भाई आप जो है प्रोड्यूस में दे दीजिए, ठीक है, प्रोड्यूस में आप लैंड रेवेन्यू दे सकते हैं, तो फिर जो ये बंजारा था ये नहीं खरीद पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो थी वो इसमें प्रेफर करती है कैश में, कि आप कैश में दे दीजिए। और इसके बाद स्टूडेंट ये जो ट्रेडर्स होते थे इसको खरीदते थे और ट्रेडर्स क्या करते थे, इसको दिल्ली और सिटीज में पहुंचाते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले मेजरमेंट कराया, उसके बाद टोटल प्रोड्यूस का 50% क्या कर दिया, लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू का नाम दिल्ली सल्तनत में आपको मिलेगा खराज। लैंड रेवेन्यू को क्या बोला जाता है, खराज। ये वर्ड आप याद रखेंगे स्टूडेंट, खराज। ठीक है, तो टोटल प्रोड्यूस का 50% जो है वो लैंड रेवेन्यू हो जाएगा, और लैंड रेवेन्यू प्रेफर किया जाएगा कि आपको कैश में देना है। ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
उससे पहले जो विलेजेस में मीडिएटर्स होते थे, मिडिल मैन जो होते हैं, ठीक है, उनकी पावर को क्रश कर दिया और बर्नी इनको नाम देता है खूत मुकद्दम चौधरी। तो स्टूडेंट ये एक्चुअल में बात कर रहा है जो किसी विलेज में या किसी एरिया में पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है, जिनको आप लंबरदार रसूखदार भी बोलते हैं, तो उनको नाम बर्नी क्या दे रहा है, खूत मुकद्दम चौधरी। तो बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या होता था कि जैसे आपने किसी विलेज पर टैक्स इंपोज कर दिया, अब ये जो खूत मुकद्दम चौधरी होते थे ये कलेक्ट करते थे और उनके ऊपर जो बर्डन है टैक्सेस का वो क्या करते थे, कॉमन पीजेंट्स के ऊपर उस बर्डन को डाल देते थे। मतलब अपने हिस्से का, अपना शेयर जो उनको देना होता था वो नहीं देते थे और कॉमन पीजेंट्स को वो शेयर देना पड़ता था, तो ये टैक्स देने से बच जाते थे और इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और बर्नी इनसे बड़ी जेलसी रखता है। एक्चुअल में स्टूडेंट बर्नी एक रेडिकल राइटर है और वो हिंदू से जेलसी रखता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो बर्नी क्या कहता है कि अरबी हॉर्सेस को राइड करते हैं, ठीक है, ये पान खाते हैं, इनकी जो लेडीज हैं, इनकी जो वाइफ्स वगैरह हैं वो क्या पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं गोल्ड के। तो इस टाइप से बातें करता है बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बाद ये बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि अब ये अरबी हॉर्सेस का राइड करना भूल गए हैं, अब ये पान भी नहीं खाते हैं और इनकी जो लेडीज हैं वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं। तो बर्नी बड़ा हैप्पी हो रहा है इस टाइप की बातें बताते हुए, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मिडिल मैन है जो पहले टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को देते थे, इन मिडिल मैन की पावर को क्रश किया अलाउद्दीन खिलजी ने और सीधे स्टूडेंट अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया और इनका टास्क होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये ऑफिसर्स कौन कौन से थे तो स्टूडेंट आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफिसर है मुशर्रिफ, स्पेलिंग आपको मिलेगी MUTSARRIF, मुशर्रिफ। मुशर्रिफ का मतलब है अकाउंटेंट। दूसरा ऑफिसर होगा स्टूडेंट आलिम। आलिम जो है इसका काम था, इसका जो टास्क था वो था इसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप कलेक्टर इसको बोल सकते हैं। और थर्ड एक मेन ऑफिसर था पटवारी, इसको आज की डेट में भी आप जो है देखते हैं तो ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करता है। और अगर पटवारी ने जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो रखे हुए हैं उसमें इधर से उधर एक टंका भी हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी इनको बहुत बुरी तरीके से सीवियरली पनिश करेगा। इसलिए बर्नी क्या कहता है, बर्नी का जो लिखने का तरीका है स्टूडेंट तो वो सरकास्टिक वे में भी लिखता है, ठीक है, और वो ह्यूमर भी करेगा, उसमें बहुत सारी चीजों को करेगा, वो चीजों को अगर बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है तो बहुत ज्यादा एक्सैजरेट कर देगा। तो बर्नी कहता है कि इतना डर था पटवारी को और दूसरे इन ऑफिसर्स को कि अलाउद्दीन खिलजी कभी भी इनको पनिश कर सकता है और लोग भी जो है वो ये मानते थे कि ये जॉब्स अच्छी नहीं है, इसलिए जो लोकल या कॉमन मैन है वो अपनी बेटियों डॉटर्स की शादी इन लोगों के साथ नहीं करते थे, मेन पटवारी के साथ नहीं करते थे, ये बर्नी कह रहा है, ठीक है। और वो कहते थे ये जो जॉब्स है ना ये फीवर से मतलब बुखार से भी बुरी मानी जाती थी, तो स्टेप से बर्नी लिख रहा है। तो स्टूडेंट आप ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, लैंड को कन्वर्ट कर दिया खालिसा लैंड में, उसके बाद टोटल प्रोड्यूस का 50% लैंड रेवेन्यू जो है बता दिया कि भाई ये आपको लैंड रेवेन्यू देना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, खराज। उसके बाद स्टूडेंट जो मिडिल मैन थे उनको साइड में हटा दिया और ये बोला कि ये जो मिडिल मैन है इनको भी अपना टैक्स देना पड़ेगा और देन ये टैक्स कलेक्शन के लिए और दूसरे कामों के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू तो लिया बट दो टैक्सेस और लिए उसने, वो कौन से थे, तो फर्स्ट था ग्रेजिंग टैक्स, इसको आप बोलेंगे चराई टैक्स या चराई कर। चराई कर या ग्रेजिंग टैक्स क्या था, जो कैटल्स पर लगेगा। उसके बाद दूसरा एक टैक्स है स्टूडेंट घरी कर, घरी कर का मतलब है हाउस टैक्स, आज के डेट में से हाउस टैक्स लगता है, तो वो घरी कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कलेक्ट किया। इस टाइप से रेवेन्यू बहुत ज्यादा आया और पीजेंट्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा होगा स्टूडेंट, इसको समझने का ट्राई करिए। पहले जो खूत मुकद्दम चौधरी होते थे वो अपना टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, वो अपना लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, वो अपना बर्डन किसके ऊपर डाल रहे थे, कॉमन मैन के ऊपर। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो बर्डन था ना उनके ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर, किसका, खूत मुकद्दम चौधरी का, वो हटा दिया, बोले कि ये भी अपना टैक्स देंगे। तो पहले भी जो हमारे पीजेंट थे वो उतना ही टैक्स दे रहे थे जितना अब दे रहे हैं, जब लैंड रेवेन्यू के रेट को 50% कर दिया गया टोटल प्रोड्यूस का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे, ठीक है, और इस पूरे रिफॉर्म को हम मसाहत सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसाहत सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करना चाहता है
और स्टूडेंट उसके सामने जो थ्रेट थी वो थी मंगोल्स की, तो मंगोल्स से लड़ने के लिए उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। बट अगर वो इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करेगा तो उसके लिए खर्चा भी होगा। स्टूडेंट इतना आसान तो नहीं है ना बड़ी आर्मी रखना। अगर इतनी बड़ी आर्मी आप आसानी से रख सकते हैं तो फिर तो हर रूलर जो है आर्मी रख लेगा बहुत बड़ी। खर्चा भी होगा ना, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, हॉर्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा, तो इतना खर्चा कहाँ से होगा। तो इसलिए आपने देखा कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जाते हैं। अब अगर उसके बाद भी जैसे अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है कि मुझे इतनी बड़ी आर्मी रखनी है, तो उसके लिए भी इसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसने दूसरा तरीका निकाला। इसने क्या किया स्टूडेंट, जो कॉमोडिटीज के प्राइसेस हैं उनको फिक्स कर दिया। मतलब कॉमोडिटी के प्राइसेस केवल आप ये मत सोचना कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस, हर चीज के प्राइसेस को फिक्स कर दिया। बर्नी कहता है कि जो जुर्राब होते हैं, जुर्राब वर्ड यूज करता है उसको, शॉक्स जो आप बोलते हैं, कि सॉक्स से लेकर स्टूडेंट नीडल तक हर चीज के इसने प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। और हम देखेंगे कि इस टाइम पर प्राइसेस एकदम से कम हो जाते हैं, ठीक है, इससे फायदा कॉमन मैन को भी होता है। तो अब देखिए, अगर आप प्राइसेस को फिक्स कर देंगे तो क्या फायदा होगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आपने एक सोल्जर को कम सैलरी भी दी है तो क्या होगा कि उस कम सैलरी से भी उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको रिलेट करिए, आज की डेट में कैंटीन होती है, कहते हैं ना कैंटीन, वहां से हमारे सोल्जर्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, उनको विदाउट टैक्स जो है सामान मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बर्नी यही करना चाह रहा है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी यही करना चाह रहा है जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट करती है। बट डिफरेंस क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को रेगुलेट कर दिया, हमारी गवर्नमेंट हमारे ट्रूप्स को जो सामान प्रोवाइड करती है वो कैंटीन के थ्रू प्रोवाइड कर देती है। मतलब वहां पर कॉमन मैन को फायदा नहीं हो रहा है। बट अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट्स बनाए थे वहां पर कॉमन मैन को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि सबके लिए जो है प्राइसेस हैं वो फिक्स हो गए थे, ठीक है स्टूडेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट्स बनाए। फर्स्ट मार्केट था स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, फूड ग्रेन्स के लिए। तो फर्स्ट मार्केट है फूड ग्रेन्स के लिए। सेकंड जो मार्केट था, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा घी, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, क्लोथ्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, शुगर। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड मार्केट में मिलेंगी। और सेकंड मार्केट का नाम था सराय ए अदल, ठीक है। ये सारी नॉलेज हमें कहां से हो रही है, बर्नी की बुक है तारीख फिरोजशाही, उससे। थर्ड मार्केट है स्टूडेंट स्लेव्स का, हॉर्सेस का, ठीक है। इस टाइप से थर्ड मार्केट, इसमें आपको स्लेव्स भी मिलेंगे और हॉर्सेस भी मिल जाएंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये 3 टाइप के मार्केट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, जिसमें फूड ग्रेन के मार्केट को मंडी बोला जाता है, आज की डेट में भी ये वर्ड यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फूड ग्रेन का मार्केट है, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन मिल जाएंगे, जिसमें से वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अलाउद्दीन खिलजी स्टूडेंट, ये जो है आप देखेंगे तो स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी हमारे जो बंजारास है, अभी मैंने बताया था आपको, ट्रेडर्स को ये बोलता है कि फूड ग्रेन की कमी नहीं होनी चाहिए इस मार्केट में। तो उनको बोला गया कि आप जो है फूड ग्रेन को लाते रहेंगे दोआब रीजन से, और दिल्ली में और आसपास के सिटीज में फूड ग्रेन की कमी नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, बंजारास चलते रहते थे, सामान को ढोते रहते थे, और यहाँ पर कभी भी फूड ग्रेन की कमी नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम पर जो है ड्रॉट आ गया या जो है फेमाइन आ गया, ठीक है, फेमाइन आ गया, तो उस टाइम पर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जब नॉर्मल टाइम चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है टैक्स लिया जा रहा है और उससे बफर स्टॉक बनाया जा रहा है, और बफर स्टॉक को यूज किया जाएगा अगर फेमाइन वगैरह आ जाएगा, तो ये भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड मार्केट था सराय ए अदल, इसमें घी, क्लोथ्स वगैरह और शुगर वगैरह चीजें आपको मिल रही हैं, मतलब लग्जरी प्रोडक्ट्स आपको सेकंड मार्केट में मिलेंगे। और इसी मार्केट में जो बाहर से मान लीजिए ट्रेडर्स आते हैं, कोई बाहर से फॉरेन कंट्री से कोई सामान लेकर आते हैं, जैसे मुल्तानी ट्रेडर्स, तो इस मार्केट में आकर बेचेंगे। अब स्टूडेंट आप इसको समझने की ट्राई करिए, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइसेस को फिक्स कर दिया और ये बोला कि आपका प्रॉफिट 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोई भी ट्रेडर इंडियन मार्केट में क्यों आएगा, वो दूसरे मार्केट में चला जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को ये पता है, दैट्स व्हाई अलाउद्दीन खिलजी ने जो ट्रेडर्स हैं उनको एडवांस में पैसा दिया, और ये बताते हैं कि उसने 20 लाख टंकास एडवांस में दिए थे और बोला था कि आपको सामान जो है लाते रहना है और इधर ही मार्केट में बेचना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर स्टूडेंट इसको इंश्योर किया कि जो है सामान की कमी यहाँ पर ना हो, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट, जो थर्ड मार्केट है वो कौन सा है, स्लेव्स का, हॉर्सेस का। और यहाँ पर हम देखेंगे तो स्लेव्स मतलब यहाँ पर मैन एंड वीमेन दोनों जो है, दोनों टाइप के स्लेव आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल में ये स्लेव्स किसके लिए होते थे, मेन नोबल्स के लिए, नोबल्स इनको खरीदते थे, उनकी लग्जरी लाइफ होती थी। और नेक्स्ट है हॉर्सेस। हॉर्सेस डिफरेंट टाइप्स के होते थे, जिसमें आप देखेंगे अरबी हॉर्सेस सबसे बेस्ट था, उसके प्राइस ज्यादा रहेंगे, अबाउट 120 टंका का एक अरबी हॉर्स होगा। उससे जो कम अच्छी क्वालिटी है उसके जो प्राइसेस होंगे 100 टंका उसका प्राइस होगा हॉर्स का। इस टाइप से ये प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इंश्योर करता है कि जो प्राइस मैंने फिक्स किए हैं उससे ज्यादा कोई भी शॉपकीपर ना ले।
और दैट्स वाई स्टूडेंट हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। एक तो उसने इसके लिए एक स्पाई बनाया था, उसका नाम था मुनियान। तो मुनियान जो है वो चीजों को देखते थे, और स्टूडेंट आज की डेट में से क्या करते हैं कि ये सिविल ड्रेस में होते थे, तो पता नहीं चलता था गवर्नमेंट के बंदे हैं। सेकंड क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी, छोटे छोटे बच्चों को भेजता था, और ये बच्चे जाते थे और ये सामान खरीद कर लाते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी वेट करता था कि भाई ये कम है ज्यादा है, अगर तो सामान ठीक है या फिर कम आपने तोल दिया, 100 ग्राम भी कम तोला है, तो ये बोला जाता है कि उतना मीट उस शॉपकीपर के बॉडी से निकाल लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने इंश्योर किया कि जो प्राइसेस मैंने फिक्स किए हैं उससे ज्यादा, ठीक है, कोई भी शॉपकीपर ना ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट सिस्टम जो था उसके लिए उसने अच्छे से रेगुलेट करने के लिए शहना नाम के एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने ये मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आता है, मार्केट रिफॉर्म्स, और स्टूडेंट प्राइसेस को उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या दिल्ली और उसके आसपास की जो सिटीज हैं वहां पर ही प्राइसेस को फिक्स किया गया था, या पूरे इंडिया में जो भी एम्पायर का पार्ट थे वहां पर किया गया था। तो स्टूडेंट आप याद रखना, जहां पर भी आर्मी रहती होगी, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव था अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म्स को लाने का, वो क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आर्मी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट्स वाई हम देखेंगे कि जहां पर भी आर्मी रहती होगी, जिसको आप बोलते हैं कैंटोनमेंट, सो कैंटोनमेंट एरिया, गैरिसन एरिया में ये रिफॉर्म्स लाए गए होंगे। बट हमें जो पता चलता है, बर्नी जो बताता है वो दिल्ली के मार्केट के बारे में बताता है, दिल्ली के मार्केट के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो हमारी जो नॉलेज है वो दिल्ली के मार्केट की। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स रहे। इसका फायदा ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी एक आर्मी बनाई, और मंगोल्स का जो थ्रेट था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने मंगोल्स को क्रश कर दिया, या मंगोल्स का थ्रेट जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, बट क्या मंगोल्स का थ्रेट एकदम से खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि उसके बाद ही मंगोल्स के अटैक्स होते रहे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर कुछ मंगोल्स इंडिया में बस गए थे, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इन मंगोल्स को न्यू मुसलमान बोला गया है। क्या बोला गया है? न्यू मुसलमान। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी बहुत बड़ी हो चुकी थी। देन अब वो एक्सपीडिशंस कर सकता था, अपनी टेरिटरी को आप कह सकते हैं एक्सपेंड कर सकता था। देन स्टूडेंट फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना, और उसके बाद साउथ इंडिया जाना। तो फर्स्ट उसने जो अटैक किया वो किया गुजरात के ऊपर। गुजरात के ऊपर अटैक होता है, और गुजरात का जो रूलर था स्टूडेंट, इसका नाम था करण। ठीक है, और रूलर को क्या बोलते हैं? राय। तो दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया राय करण। तो राय करण इस टाइम पर रूलर थे। 2 फोर्सेस को भेजा गया, मतलब 2 रेजिमेंट इनको भेजा गया। एक है उलूग खान, एक कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरी जो फोर्स थी वो भेजी गई थी नुसरत खान के अंडर में। तो ये 2 जगह से अटैक होता है, मतलब 2 साइड से अटैक होता है। रायकरण एकदम से सरप्राइज था कि ये क्या हुआ, और वो नहीं लड़ पा रहा है। तो रायकरण यहाँ से जो है गुजरात को छोड़कर जाता है, और सदर्न गुजरात में जाकर अपना बेस बना लेता है। बट रायकरण की जो वाइफ है कमला देवी, और स्टूडेंट आप याद रखना, कमला देवी की बेटी मतलब रायकरण की डॉटर, इनका नाम है देवल देवी। ये दोनों जो है इनको किडनैप पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद जो इन्वेडर्स आए थे, ये जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी आई थी, इनको ले जाती है। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी जो है मे भी शादी करता नहीं करता, मतलब हरम में रख लेता है, हरम जहां पर लेडीज रहती थी, और बाद में वो उसकी बेस्ट क्वीन बनती है। ठीक है, सेकंड जो देवल देवी थी, कमला देवी की बेटी, उसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान से कर दी गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप जो है एक पॉइंट याद रखेंगे, ये जो शादी हुई खिज्र खान और देवल देवी की, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इसमें इसका नाम है आशिका, रिटन बाय अमीर खुसरो। तो ये बुक आशिका अमीर खुसरो ने लिखी है, जिसमें देवल देवी की स्टोरी आपको दिखाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात से जब ये आर्मी जा रही है अलाउद्दीन की, तो वहां पर मार्केट है स्लेव्स का, और वहां पर उस मार्केट में एक यूनक है, जिसका नाम है मलिक काफूर। तो इस यूनक को जो है आर्मी जो है वो ले लेती है, मतलब मुस्लिम जो मर्चेंट था जो बेच रहा था उससे छीन लिया गया, और इस मलिक काफूर को अलाउद्दीन के सामने प्रेजेंट किया गया। अलाउद्दीन खिलजी स्टूडेंट इसको अपना जो है बाद में कमांडर बनाएगा, और ये मेन बंदा है मलिक काफूर, जो साउथ में जो एक्सपीडिशन होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, उनको ये लीड करेगा। ओके स्टूडेंट, तो गुजरात से मलिक काफूर मिलता है। अब आपने मूवी देखी होगी जो अभी आई थी पद्मावत, उसमें दिखाया गया कि मलिक काफूर ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था, तो वो गलत है। इस टाइप से स्टूडेंट आप देखेंगे कि अगर आपको नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में और चीजें आपको गलत दिखाई जा रही हैं, तो आप उनको सही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना उसमें गलत दिखाया गया है। मलिक काफूर इस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी को मिलेगा जब एक्सपीडिशन होगा कहां पर, गुजरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का नेक्स्ट फोकस होता है स्टूडेंट, आप देखेंगे 2 स्टेट है राजस्थान की, और जो आप कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट भी करती हैं राजपूत को। एक है रणथंबोर और दूसरी है चित्तौड़। चित्तौड़ किसकी कैपिटल है? मेवाड़। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बप्पा रावल के बारे में, तो वहां से वही डायनेस्टी चल रही है, गुहिलौत डायनेस्टी, उसको बाद में आप सिसोदिया डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो मेवाड़ के रूलर हैं रतन सिंह और रणथंबोर को रूल करते हैं महाराजा हमीर देव। हुआ क्या था स्टूडेंट, जब गुजरात में एक्सपीडिशन हुआ तो उस टाइम पर कुछ मंगोल जो इंडिया में बस गए थे, वो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में जो है साथ में आए थे, वो लड़ाई करते हैं गुजरात में। अब होता क्या था स्टूडेंट, एक मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है कि जो भी लूट का सामान मिलेगा, जैसे गुजरात पर अटैक हुआ, बहुत सारा लूट का सामान मिला, तो लूट के सामान में अब शेयर होगा, ठीक है। अब सोल्जर्स का शेयर भी होगा और क्राउन का शेयर भी होगा। तो सोल्जर्स का शेयर कितना होता था? तो ये होता था 4/5, और क्राउन का कितना होता था? 1/5। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चेंज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जो भी लूट का सामान होगा उसमें क्राउन का शेयर, ठीक है, वो कितना होगा? 4/5, और सोल्जर्स को कितना मिलेगा? 1/5। तो लूट का सामान में, ठीक है स्टूडेंट, जो भी शेयर होता है उसको बोलते थे टैक्स को खुम्स। आप यह याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में 4 टाइप्स के टैक्सेस हैं। फर्स्ट क्या है? खराज। खराज मतलब लैंड रेवेन्यू। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट टैक्स क्या है? खुम्स, मतलब लूट के सामान में जो भी शेयर बन रहा है उसको बोलेंगे खुम्स। उसके बाद से स्टूडेंट जजिया। नॉन मुस्लिम्स को जजिया देना पड़ता था, क्योंकि माना गया कि नॉन मुस्लिम्स आर्मी में सर्व नहीं करते हैं, वो प्रोटेक्टेड पीपल हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो उनको जजिया देना पड़ेगा। अगर हम शरा में जाएं, शरीयत में जाएं, तो ये वहां पर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इवन स्टूडेंट कुरान में मिल जाएगा कॉन्सेप्ट कि आपको जो है जजिया देना पड़ेगा नॉन मुस्लिम से, मतलब जो ईमान वाले नहीं है या प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते, उनको जजिया देना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट टैक्स था जकात। जकात था जो मुस्लिम्स को देना है, किसके लिए? तो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, इस्लाम को हर कोने तक पहुंचाया जाए उसके लिए मुस्लिम एक टैक्स देते हैं, नॉमिनल टैक्स, जिसका नाम है जकात। तो ये 4 टाइप्स के टैक्सेस हो गए, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ये आप याद रखेंगे। इसमें से खुम्स क्या है? शेयर इन वॉर बूटी, लूट के माल में शेयर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चेंज कर दिया। मंगोल्स जो आए थे आर्मी के साथ, उनको जब लगा कि यार हमें तो कम मिल रहा है लूट का सामान, तो उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने उनके जो बच्चे वगैरह थे या उनकी जो फैमिली थी दिल्ली में रहती थी, उनको वहां पर किडनैप कर लिया गया, बाद में उनको पनिश भी किया गया। और दूसरी तरफ स्टूडेंट, ये जो न्यू मुसलमान थे, मंगोल्स थे, ये जाकर हमीर देव के पास जाते हैं और हमीर देव इनको अपने फोर्ट में रख लेते हैं। तो ये बहाना अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया और फिर उसने जो है हमीर देव के ऊपर, रणथंबोर के ऊपर अटैक कर दिया। इसके 2 कमांडर्स यहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं। हमीर देव बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और एक कमांडर को उन्होंने मार दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा यहाँ पर शक हुआ कि क्या मेरे कमांडर जीत सकते हैं, तो खुद आता है और अमीर खुसरो उसके साथ थे। अलाउद्दीन खिलजी आया, वो फोर्ट को नहीं जीत पाता है। आप याद रखना फ्रेंड, राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े, बट जो फोर्ट था उसके अंदर खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। देन राजपूत ने डिसाइड किया कि वैसे भी मरना है, अंदर खाने पीने की चीजें नहीं है, तो वो जो है बाहर निकलते हैं फोर्ट से और लड़ते हुए वो वीर गति, या कह सकते हैं स्टूडेंट, उनको जो है मार्टिरडम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब नंबर आया रतन सिंह, मतलब मेवाड़ का। अब यहाँ पर आपको स्टोरी मिलेगी पद्मावत, जो आपने देखी थी, उसमें दिखाया गया कि किस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देख लिया था, फिर वो जो है शादी करना चाहता है या अपने हरम में रखना चाहता है, तो वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी। बट अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है चित्तौड़ जब ये एक्सपीडिशन हुआ था, साथ में था, उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये जो पद्मावत बुक है स्टूडेंट, ये लिखी गई थी इस इंसिडेंट के अबाउट 100 ईयर बाद, और इस बुक को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसमें ये स्टोरी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखा था मिरर में, देन वो उनसे शादी करना चाहता है। स्टूडेंट अगर आप वैसे भी देखेंगे तो कभी भी कोई भी राजपूत रूलर ये अलाउ नहीं करेगा कि उसकी वाइफ को जो है इस टाइप से मिरर में देखा जाए, वैसे भी मेवाड़ का तो नहीं करेगा। देन स्टूडेंट, हाँ ये सही है कि वहां पर जो रानी पद्मिनी है उन्होंने जौहर किया था, और ये स्टोरीज आपको वहां पर आप जाएंगे मेवाड़ वाले एरिया में तो घर घर में ये स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये स्टोरीज कैसे आगे बढ़ती हैं, तो कोई एक तरीका होता है कि हिस्टोरियन ने लिख दिया किसी चीज को तो वो क्लियर हो गया। जैसे अमीर खुसरो आया था, अमीर खुसरो अगर लिख देता है, उसको मेंशन कर देता, जौहर को मेंशन कर देता, तो क्लियर हमें पता चल जाता। सेकंड तरीका है कि वहां पर जो लोकल लोग हैं, मतलब होता है ना कि ट्रेडिशन होता है कि मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को कोई स्टोरी सुनाई, फिर वो स्टोरी जो आपके फादर ने आपको सुनाई, आपने अपने बच्चों को सुनाई, तो इस टाइप से जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं, उनके ऊपर सॉन्ग्स वगैरह बन जाते हैं, कुछ लोग उनको गा गा कर सुनाते हैं। इस टाइप के लोगों को भाट भी बोलते थे, जो किंग के दरबार में कोर्ट्स में होते थे, या फिर स्टूडेंट वो आप कह सकते हैं ना भाट, मतलब ये एक टाइप से फॉक सिंगर होते हैं जो गा रहे हैं चीजों को, लोगों को बता रहे थे।
तो हम देखेंगे कि ये चीजें आपको मिल जाएंगी पद्मिनी वाली, बट अमीर खुसरो ने इसको मेंशन नहीं किया। ये किस में मिलेगा बुक में? ये मिलेगा मलिक मोहम्मद जायसी की बुक पद्मावत में, जो बाद में लिखी गई थी। तो स्टूडेंट अब क्या होता है, सेम हुआ, अंदर खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, देन फिर क्या होता है, राजपूत जो है लड़ाई करते हैं और बाद में जो है हार जाते हैं। बट आप याद रखिए, मेवाड़ को कभी भी कोई भी रूलर अपने कंट्रोल में नहीं कर सका, क्योंकि आगे की स्टोरी नहीं बताई जाती है। होता क्या है कि जैसे ही ये वीक होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल खिज्र खान को कमांडर बनाएगा, थोड़े टाइम के बाद ही राजपूत ने उसको खिज्र खान को वहां से बहुत मारा, ठीक है, तो खिज्र खान भाग जाता है। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें चलेंगी। खिज्र खान अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट आगे क्या होगा, अब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत लिया, रणथंबोर को जीत लिया और मेवाड़ को जीत लिया। उसके बाद वो साउथ इंडिया जो है अपनी आर्मी को भेजता है, और साउथ इंडिया में पहला जो अटैक होता है वो देवगिरी के ऊपर होता है, जिसको बाद में दौलताबाद बोला गया। दौलताबाद का जो रूलर है उसका नाम है रामचंद्र। तो रामचंद्र जो है स्टूडेंट, वहां पर लड़ाई होती है, रामचंद्र जो है नहीं जीत पाते हैं। तो अब क्या होता है, ट्रीटी हो जाती है, और मलिक काफूर को ये बोला गया था कि रामचंद्र जो है वो उनको दिल्ली लाया जाए। रामचंद्र दिल्ली जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र के साथ फ्रेंडशिप करता है, उनको जो है स्टूडेंट नवसारी जो गुजरात में एक एरिया है वो देता है, 1 लाख टंके देता है, और उनको वापस अपने एरिया में जो है बोलता है कि आप जाइए और रूल करिए। तो इस टाइप से फ्रेंडशिप कर लेता है। और स्टोरियंस कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चालाक था, उसको लगता है कि अगर मैं महाराष्ट्र में स्टूडेंट या देवगिरी महाराष्ट्र में अपना एक फ्रेंड बना लूंगा तो एक बेस मुझे मिल जाएगा, इससे आगे जो है मेरी आर्मी आसानी से अटैक कर पाएगी। मतलब एक बेस मिल जाएगा महाराष्ट्र में, उसके आगे फिर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, रामचंद्र ने अब जो है हेल्प की किसकी स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी की, मलिक काफूर की। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि पूरा जो है राशन वगैरह रामचंद्र ने ही प्रोवाइड किया इसको, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी, या आप कह सकते हैं मलिक काफूर। तो उसके बाद अब मलिक काफूर और ज्यादा साउथ में जाएगा। तो अब वहां पर कौन कौन से रूलर्स हैं, कर्नाटका में होयसाल रूलर्स रूल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप याद रखेंगे कर्नाटका वाले एरिया में कौन है, होयसाल। इधर तेलंगाना वाले एरिया में कौन है स्टूडेंट, यहाँ पर है काकतीय रूलर्स। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन है, पांड्य, पांड्य रूलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनके एक्सपीडिशंस होंगे। अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाएगा कि अगर कोई राय मतलब रूलर साउथ इंडिया का टैक्स देने के लिए रेडी हो जाए तो फिर आप जो है उसको परेशान मत करना। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर दे दिया। मलिक काफूर जाता है, जीतता है। इतना जीतना आसान कैसे हो गया, बिकॉज स्टूडेंट हमारे जो साउथ इंडियन जो रूलर्स थे ना वो आपस में लड़ते थे, ठीक है। और इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जो आर्मी नॉर्थ से आ रही है वो कितनी बड़ी थ्रेट हो सकती है। तो उन्होंने अभी इसको हीट को फील किया है, बट उससे पहले कभी नहीं सोचा कि भाई ये इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो उसको हमें देखना पड़ेगा, आपस में मिलजुल कर जो है बातें करनी होंगी, उसको रोकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हुआ, एक दूसरे की पावर को कम करने के पीछे लगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल पांडे जो रूलर थे उसमें यहाँ पर 2 ब्रदर थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, आपस में लड़ रहे थे। होयसाल रूलर्स काकतीय के ऊपर अटैक कर रहे थे, काकतीय होयसाला से लड़ रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए एक दूसरे के अगेंस्ट ये जो है इन्वेडर्स को हेल्प करते हैं। और इसका फायदा किसको होता है, इन्वेडिंग आर्मी। तो इस टाइप से स्टूडेंट मलिक काफूर साउथ इंडिया तक पहुंचेगा, चिदम्बरम टेम्पल को डिस्ट्रॉय करेगा। और एक पॉइंट और याद रखना है, जब गुजरात पर अटैक हुआ था तो वहां पर जो सोमनाथ टेम्पल है उसको भी यहाँ पर फिर से प्लंडर किया गया, तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये चीजें चलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया को डायरेक्ट नहीं रूल करना चाहता, बिकॉज उसको पता है कि कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है। बट अपने लास्ट ईयर्स में वो उसको चेंज करना चाह रहा है, साउथ इंडिया को डायरेक्ट रूल करना चाह रहा है, बट वो नहीं कर पाया। ये वर्क किसने किया फिर आगे, खिलजी डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी उसका फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक पूरे इंडिया को मतलब साउथ तक डायरेक्ट रूल करने का ट्राई करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर स्टूडेंट साउथ में फिर से रिवॉल्ट्स वगैरह हो जाएंगे, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर साउथ इंडिया में 2 एम्पायर बनेंगे, किंगडम्स बनेंगे। आप याद रखेंगे इनको, बहमनी किंगडम और दूसरा कौन सा है, विजयनगर एम्पायर। तो इस टाइप से हम देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में इस टाइम पर हमें नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्या होता है स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी अब बीमार रहने लगा और 1316 में उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ के बाद क्या होता है, जो मलिक काफूर था ना वो रूलर बनना चाह रहा था। तो उसमें मलिक काफूर ने क्या किया स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी का एक छोटा बेटा है, इसका नाम था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन एक राजपूत लेडी का बेटा है, उनका नाम है झट्टेपाली, ठीक है। रामचंद्र जो देवगिरी के रूलर थे उनकी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई, उनका नाम है झट्टेपाली। तो झट्टेपाली का बेटा है शिहाबुद्दीन। मलिक काफूर ने क्या किया, ये छोटा था, माइनर था भी, इसको रूलर बना दिया और उसका खुद रीजेंट बन गया। बाद में मलिक काफूर को मार दिया गया स्टूडेंट, और उसके बाद मुबारक खिलजी जो है वो शिहाबुद्दीन का रीजेंट बनता है। जो खिज्र खान था उसको पहले ही मार दिया गया था ब्लाइंड करके।
तो अब मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा है उसके हाथ में पावर आ जाती है और स्टूडेंट ये अब रूल करता है। तो मुबारक खिलजी जो था ना स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रूल करता है, बट थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा साइको हो गया। उसके बारे में बताते हैं कि ये जो है ना कोर्ट में विदाउट क्लोथ्स आने लगा, मतलब ये नेकेड आने लगा कोर्ट में, सॉरी। इसने जेस्टर्स को अलाउ कर दिया, JESTERS, जेस्टर्स होते हैं मजाकिया टाइप के बंदे। इसने जेस्टर्स को अलाउ किया, ही अलाउड जेस्टर्स टू मेक फन ऑफ ओल्ड एंड एक्सपीरियंस नोबल्स। तो अब ये जेस्टर जो थे बहुत ज्यादा जो है हंसी मजाक करने लगे नोबल्स के साथ, उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो ये बातें जो है समझ में नहीं आ रही थी किसी को भी। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, मुबारक खिलजी का एक फ्रेंड था, ओके। इस फ्रेंड का नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह जो था वो खिलजी नहीं है, मतलब वो दूसरी एक क्लैन से आता है। खुसरो शाह ने धोखे से इसको मुबारक खिलजी को मार दिया और पावर कैप्चर कर लेता है। पावर कैप्चर करता है और उसके बाद वो नोबल्स को और बहुत सारे शेख हैं जिनको बहुत सारा पैसा देता है कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो अपना रूलर। इसमें से बहुत सारा पैसा स्टूडेंट निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था, ठीक है, और कुछ पैसा जो है दूसरे शेख्स को दिया गया था और नोबल्स को बहुत सारा पैसा दिया गया, जिससे खजाना खाली हो गया। इस खुसरो शाह को मार देगा गाजी मलिक। गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक, जो एक कमांडर है खिलजीज का। तो गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक ने खुसरो शाह को मार दिया। इस टाइप से खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है और पावर स्टूडेंट किसके पास आ जाती है, तुगलक्स के पास। इनका फर्स्ट रूलर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक डायनेस्टी को। इसमें तीन मेन रूलर हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नेक्स्ट आएगा फिरोज शाह तुगलक। बट एक पॉइंट आपको याद रखना है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर ही तैमूर लंग का अटैक होगा, ठीक है, 1398 में। उस टाइम पर नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली से रूल कर रहा है। तैमूर आएगा और प्लंडर करेगा नॉर्थ इंडिया को, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। इसी तैमूर का बाद में फादर की साइड से डिसेंडेंट कौन है, बाबर, और मंगोल की तरह सॉरी मदर की साइड से वो डिसेंडेंट रहेगा किसका, चंगेज खान का। इस टाइप से बाद में बाबर आएगा और फिर होगी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद मुगल रूल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी को। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी, वो आएगी सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद लास्ट होगी लोधी डायनेस्टी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, देन आ जाएंगे मुगल्स। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपका डाउट है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है लेक्चर के रिलेटेड, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।